हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं दूसरी क्लास लेके आया हूँ आपके सामने। जैसे कि मैं आपको श्वसन पढ़ा रहा था, ठीक। उसमें मैं तुम बाह्य श्वसन पढ़ा चुका हूँ, आंतरिक श्वसन मुझे समझाना है आपको, ठीक। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और मेरी क्लास का लुत्फ उठाएं, ठीक। तो मैं पढ़ा चुका था आपको बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन में मैं आपको फेफड़ों तक पढ़ा चुका, उसकी एक क्विक रिवीजन हो जाए मेरे साथ, ठीक। तो सबसे पहले हम सांस कहाँ से लेते हैं, तो नासा छिद्र, फिर नासा कपाट, उसके बाद फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलस और एल्वियोली, फाइनली फेफड़े, ठीक। तो हम जब फेफड़ों तक हमारी सांस पहुंचती है उसके बाद क्या होता है, हमारे फेफड़ों के अंदर सांस पहुंचती है उसके बाद क्या होता है वो बताऊंगा मैं। और दरअसल एल्वियोली क्या होता है ये समझाता हूँ तुम्हें। तो एल्वियोली एक गुच्छे की तरह होता है जो तुम्हारे फेफड़ों के अंदर बहुत सारे होते हैं, यही फूलते पिचकते हैं जिसके कारण फेफड़े फूलते रहते हैं, ठीक। और यही जो एल्वियोली होते हैं इनके जो छेद होते हैं जब ये रुक जाते हैं तब हमें निमोनिया नामक बीमारी हो जाती है। टीबी में भी क्या होता है, टीबी में भी यही छेद रुक जाते हैं, जब ये छेद रुक जाते हैं तो फेफड़ों के छेदों के ऊपर एक काई सी जम जाती है इस एल्वियोली में। जब हम खांसते हैं तो खांसते समय खून भी आने लगता है, ठीक। टीबी नामक बीमारी में एल्वियोली ही प्रभावित होती है, ठीक भाई। ये एल्वियोली प्रभावित हो जाती हैं तब हमें दिक्कत होती है, ठीक। उसके इसमें होती है रक्त वेसल्स, ठीक, जिसमें ब्लड पाया जाता है, ठीक। ऑक्सीजन क्या होता है, फेफड़ों में आता है और ऑक्सीजन फेफड़ों में आते ही ब्लड को शुद्ध कर देता है। तो फेफड़े मेनली ब्लड को शुद्ध करने का कार्य करते हैं, ठीक। अब इसमें जो ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन पाई जाती है, ठीक। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को यहां से रिसीव करेगी, इसमें है O2, O2 को रिसीव करेगी, ठीक। और हीमोग्लोबिन के साथ यानी रक्त में जैसे ही मिलेगा ऑक्सीजन तो बन जाएगा तुम्हारा HbO2, ठीक। इसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक। अब इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन इसे बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन आपकी मिक्स हो जाती है, ठीक। अब इससे मिक्स होकर के अब ये एचपी यानी हीमोग्लोबिन इसके साथ क्या करेगी, तो हीमोग्लोबिन का काम होता है भाई टैक्सी का काम, ठीक। जैसे आप कहीं मार्केट जाते हो तो आपको किसकी आवश्यकता होती है, किसी वाहन की, ठीक। ऑटो या टैक्सी कुछ भी मिल जाए, वैसे ही रक्त के अंदर, ठीक। नसें तुम्हारा मार्ग है रक्त को ले जाने के लिए, लेकिन रक्त के अंदर भी ऑक्सीजन को ले जाने का जो जरिया है उसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेगा और लेके, ठीक, ये टैक्सी का काम करेगा। यहाँ पर इसका ऑक्सीजन का वेट करता है कौन, हीमोग्लोबिन। जैसे ही ऑक्सीजन आया हीमोग्लोबिन ने इसे पिकअप किया और कोशिका तक लेके गया, छोड़ा, और उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाया और फेफड़ों तक छोड़ दिया, ठीक। इसका कार्य बस इतना है हीमोग्लोबिन का, ठीक। तो अब हीमोग्लोबिन जो होती है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है शरीर के अंदर, ठीक। हीमोग्लोबिन जो होती है ये आयरन से बनती है मेनली, ठीक। हीमोग्लोबिन आयरन से बनती है, लेकिन जब हम कभी, आपने सुना होगा कि कभी हम बंद कमरे में अगर अंगीठी या कुछ जला लें तो सांस घुटने लगती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है कि देखो भाई, जब तक इस रूम में ऑक्सीजन मौजूद है आपको पता है आग जलती रहेगी, क्योंकि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी चीज नहीं जल सकती, ये आपको पता है, ठीक। नहीं पता है तो मैं बता ही रहा हूं, ठीक। और जब ऑक्सीजन खत्म होने लगता है तो जब ऑक्सीजन जलते जलते, और क्योंकि वो जल रहा है तो कार्बन जल रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है सी। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये हीमोग्लोबिन की छोटी बहन जी मान लो, ठीक। जैसे ही ऑक्सीजन खत्म, ऑक्सीजन थोड़ा बहुत है कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही फेफड़ों के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगी हीमोग्लोबिन कहेगी आ भाई मेरी बहन आ गई। अब तो वो ऑक्सीजन को छोड़ देगी और अपनी बहन को गले लगाएगी, ऑक्सीजन छूट जाएगी और कार्बन मोनोऑक्साइड जब इसमें मिल जाएगी, अब क्योंकि हमें एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता, कार्बन मोनोऑक्साइड की आवश्यकता है नहीं है, तो भाई क्या होगा, सबसे पहले हमारा ब्रेन के लिए ऑक्सीजन सप्लाई बंद होगा और ब्रेन डेड होगा, ठीक। एनर्जी नहीं मिलेगी और हमारी दम घुट के क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए कमरे में कभी भी अंगीठी नहीं जलानी चाहिए, सर्दियों का मौसम अभी नहीं आने वाला है तो आप लोग ये गलती ना करें। बहुत सारे सिगरेट मारते हैं, वो भी सेम काम करती है, ठीक, वो भी हीमोग्लोबिन को खत्म करती है। तो भाई आप लोग जरा समझें, ठीक। तो
तो अब HB ये हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ मिली और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दी। अब ये फाइनली पहुंचेगी आपकी कोशिका के पास। ठीक, अब जैसे ही ये कोशिका के पास पहुंचेगी, अब कोशिका के अंदर क्या होता है वो मैं आपको देखो। कोशिका जो होती है भाई, इसके अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का है, ठीक, जैसे हम गोल्गी बॉडी बोलते हैं, सेंट्रोसोम, ठीक, केंद्रक, बहुत सारे इसमें पार्ट्स मौजूद होते हैं। ठीक, तो अब इसमें एक द्रव भरा हुआ होता है जिसे कोशिका द्रव बोलते हैं हम। ठीक है भाई, ठीक, इसके अंदर होता है कोशिका द्रव। ठीक, अब ये कोशिका द्रव, इसमें बहुत सारे कोशिकांग हैं, लेकिन मेनली जिसकी हमें आवश्यकता है हम बस उसी को बनाते हैं इसमें। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है भाई, ये है तुम्हारा सेल यानी कोशिका, और ये इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है इसे बोलते हैं कोशिका द्रव। ठीक, अब क्योंकि हमने कोशिका बना दी है तो मैं तुम्हें आपको बता ही देता हूं कि अब ये जो HB यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ना, अब वो जाएगी सेल के पास, सेल के पास जाएगी। अब भाई जैसे ही सेल के पास आएगी, ये सेल के पास जैसे ही आएगी, अब ये जो सेल है इसकी जो झिल्ली है इसे हम अर्ध परागम्य झिल्ली बोलते हैं। आवश्यकता के अनुसार कुछ चीजें अंदर जा सकती हैं और कुछ चीजें बाहर आ सकती हैं। ठीक, अब क्योंकि अब हम कोशिका के अंदर एंटर करने वाले हैं तो हम पढ़ेंगे कोशिकीय श्वसन यानी आंतरिक श्वसन। ठीक, ये दो तरीके का होता है भाई। ये दो तरीके का कैसा होता है? ये दो तरीके का होता है भाई। एक तो तुम्हारा होता है कोशिका द्रव के अंदर, एक तो होता है तुम्हारा कोशिका द्रव के अंदर। मैं फेफड़ों को मिटा देता हूं। ठीक, आगे देखते हैं फिर क्या होता है। एक तो होता है तुम्हारा कोशिका द्रव के अंदर यानी कोशिकीय श्वसन जो है, कोशिकीय श्वसन दो तरीके का होता है। नंबर एक, कोशिका द्रव के अंदर, और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन। और जो कोशिका द्रव के अंदर होता है उसे हम बोलते हैं अनऑक्सी श्वसन। अनऑक्सी श्वसन, ठीक। तो श्वसन, कोशिकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन दो तरीके का होता है तुम्हारा। एक तो कोशिका द्रव के अंदर जिसे हम अनऑक्सी श्वसन बोलते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जिसे हम ऑक्सी। ऑक्सी श्वसन क्या है? जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है उसे ऑक्सी श्वसन, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती उसे हम अनऑक्सी श्वसन, ठीक। तो अब ये दोनों श्वसन कोशिका के अंदर होते हैं, तो हम बारी बारी जानते हैं। जैसे ही ऑक्सीजन इसके अंदर पहुंचेगी, अब पहुंचने के बाद में सबसे पहला कार्य क्या होगा? अब क्योंकि इसके अंदर तो बहुत सारे कोशिकांग हैं, तो ऑक्सीजन जाएगी तो सबके पास, अब सबके पास जाएगी, जिसको जरूरत है वो ले लेगा। अब और कोशिकांगों को जरूरत नहीं है तो मना कर देंगे, भाई हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप जा सकते हो। अच्छा, आपको जिस चीज की जरूरत होगी आप उसी को तो लोगे। तो कोशिका के अंदर कोशिकांगों में जिस कोशिकांग को जरूरत होगी वही तो आपकी ऑक्सीजन को लेगा। तो सभी ने मना कर दिया, भाई हमें नहीं चाहिए, ठीक। तो अब जब किसी को नहीं चाहिए तो किसे चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो सारी ऑक्सीजन पहुंचेगी माइटोकॉन्ड्रिया। इससे पहले जैसे ही ऑक्सीजन तुम्हारे सेल में प्रवेश करेगी, वैसे ही इसमें अनऑक्सी श्वसन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ऑक्सीजन जैसे ही प्रवेश करता है तभी ये श्वसन स्टार्ट होता है, ठीक। जैसे ही ऑक्सीजन आया इसमें स्टार्ट हो गया अनऑक्सी श्वसन। अब भाई अनऑक्सी श्वसन में क्या होता है जरा समझ लो। अनऑक्सी श्वसन में क्या होता है? जब ये तुम्हारा अनऑक्सी श्वसन स्टार्ट होता है तो देखो जरा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। अनऑक्सी श्वसन में क्या होता है तुम्हारा? अनऑक्सी श्वसन में
अन ऑक्सी श्वसन। देखो भाई, अनऑक्सी श्वसन में क्या होता है, तो अनऑक्सी श्वसन में आपका जैसे ही ऑक्सीजन इसके अंदर जाती है अनऑक्सी श्वसन स्टार्ट होता है, और अनऑक्सी श्वसन के अंतर्गत इसमें 4 एटीपी बनते हैं। 4 एटीपी, एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये 4 एटीपी बनते हैं भाई, और 4 एटीपी जब बन जाते हैं उसके बाद में कोशिका के अंदर ग्लाइकोलाइसिस क्रिया स्टार्ट होती है, जिससे हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये ग्लाइकोलाइसिस क्रिया स्टार्ट होती है, और ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में क्या होता है, जब ये ग्लाइकोलाइसिस क्रिया स्टार्ट होती है तो जैसे किसी कार्य को करने के लिए आपको धन की आवश्यकता होती है या एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही इस ग्लाइकोलाइसिस क्रिया को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी की आवश्यकता होगी, वो इसे मिलेगी एटीपी के रूप में। अब ये जो 4 एटीपी है इनमें से 2 एटीपी आकर ग्लाइकोलाइसिस क्रिया को स्टार्ट कर देंगे भाई, ठीक। इसमें से 2 एटीपी आएंगे, 2 एटीपी, और इस क्रिया को कर देंगे स्टार्ट, ठीक। अब 2 एटीपी यहां आ गए, 2 यहां बचे या नहीं, 4 हैं भाई, 2 ही तो आए हैं, तो 2 एटीपी का यहां क्या हो गया, लाभ। 2 एटीपी का क्या हो गया यहां पर, लाभ। अभी इनको हम रखते हैं, बाद में इनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो जैसे ही हमें 2 एटीपी का लाभ हुआ, यहां 2 एटीपी के फलस्वरूप हम ग्लाइकोलाइसिस क्रिया स्टार्ट हो गई, ठीक। अब ग्लाइकोलाइसिस क्रिया के बाद जैसे ही ग्लाइकोलाइसिस क्रिया स्टार्ट होगी, इसमें हमें 2 पायरुविक अम्ल मिलेंगे। 2 पायरुविक अम्ल बनते हैं इस ग्लाइकोलाइसिस क्रिया से। पायरुविक अम्ल, 2 पायरुविक अम्ल हमें, ठीक। अब जैसे ही हमें 2 पायरुविक अम्ल मिलेंगे, अब ये जो 2 पायरुविक अम्ल हैं ये पहुंचेंगे कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन भी है, जैसे ही ये दोनों पहुंचे वहां पे स्टार्ट हो गया ऑक्सीश्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीश्वसन स्टार्ट होगा भाई, जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीश्वसन स्टार्ट होगा, इसके अंदर चलता है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र। क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने खोज करी थी क्रेब्स चक्र की, ठीक, अपने नाम से इसका नाम रख दिया क्रेब्स चक्र। अब इस क्रेब्स चक्र के दौरान भाई ये 2 पायरुविक अम्ल हैं वो टूटेंगे। 2 पायरुविक अम्ल किस में टूटेंगे, तो एटीपी में टूटेंगे भाई। अब कैसे टूटेंगे, एक पायरुविक अम्ल में लगभग 18 एटीपी होते हैं, और कितने पायरुविक अम्ल हैं, 2। जब 2 पायरुविक अम्ल हैं आपके पास, एक में 18 हैं, तो 2 में कितने हो गए, 18 प्लस 18 यानी 36 एटीपी। अब लेकिन 36 एटीपी तो तुम्हारे पास हो गए, अभी भी ऊर्जा नहीं बनी, यानी एनर्जी नहीं बनी। तो अब ऊर्जा बनाने के लिए हम क्या करेंगे बताइए भाई, हम कुछ नहीं करेंगे। ये जो 2 एटीपी यहां पर हमें लाभ हुआ था, वो 2 एटीपी ला करके इसमें ऐड कर देंगे। जैसे ही 2 एटीपी इसमें ऐड होंगे, अब हमारे हो जाएंगे 38 एटीपी, और 38 एटीपी बराबर होता है 1 ग्लूकोज। 1 ग्लूकोज, 38 एटीपी बराबर 1 ग्लूकोज आई, और 1 ग्लूकोज में एनर्जी होती है तुम्हारी 4.2 किलो कैलोरी, ठीक। अब ये हमें ऊर्जा प्राप्त हुई। देखो, एक तो हमें पाचन में ग्लूकोज प्राप्त होता है, हम सीधे सीधे उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन हमारी कोशिका उस ग्लूकोज को कुछ मॉडिफाई करके इस प्रकार दिखाती है। फाइनली फिर हमें ग्लूकोज से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। हालांकि हमारे पास और भी एनर्जी के स्रोत हैं। उन एनर्जी के स्रोतों की अगर मैं बात करूं, तो उन एनर्जी के स्रोतों में तुम्हारा प्रोटीन भी आता है, वसा भी आता है। लेकिन जब हम व्रत रहते हैं ना, फास्टिंग की कंडीशन में होते हैं, उस टाइम पर हम खाना नहीं लेते हैं तो ग्लूकोज तो बनेगा नहीं, लेकिन हमारी बॉडी में फैट जमा हुआ है, वो फैट बर्न होने लगता है, जलने लगता है, यानी उसका भी ऑक्सीकरण होने लगता है फैट का, और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप फैट से एनर्जी मिलती है हमें। देखो, हमारे पास कई एनर्जी के स्रोत हैं। पहला फैट यानी वसा, ठीक, और फिर है तुम्हारा प्रोटीन,
और ग्लूकोज भी है आपके पास, ठीक। तो वसा से हमें एनर्जी जो मिलती है वो मिलती है 9.2 किलो कैलोरी, और सबसे ज्यादा इससे ही मिलती है। और प्रोटीन से जो हमें एनर्जी मिलती है वो मिलती है 4.3 किलो कैलोरी, और ग्लूकोज से 4.2 किलो कैलोरी, ठीक। अब देखो, सबसे ज्यादा एनर्जी वसा से मिलती है, उसके बाद प्रोटीन से, और उससे कम तुम्हारी सबसे कम मिलती है ग्लूकोज से, ठीक। उससे तनिक ज्यादा मिलती है प्रोटीन से, और सबसे ज्यादा मिलती है वसा से। अब भाई हम ग्लूकोज का तो रोजाना ही इस्तेमाल करते हैं, वसा जब हम फास्टिंग की कंडीशन में होते हैं तब। लेकिन प्रोटीन जब हमें कई दिनों तक भोजन नहीं मिलता है और हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट भी जब जल जाता है, तब प्रोटीन का नंबर आता है। प्रोटीन का नंबर आ गया तो मतलब ये मान लीजिए कि आपकी बॉडी लगभग खत्म होने वाली है, ठीक। ये तुम्हारी एनर्जी के सोर्स हैं इसमें। अब एनर्जी प्राप्त हो गई, यहां से कार्बन, अब ऑक्सीजन से क्रिया हुई, हमें ग्लूकोज प्राप्त हुआ। अब यहां से कार्बन मुक्त होगा, और कार्बन मुक्त होगा, और HB ये जो हीमोग्लोबिन थी, अब इसी सेल से कार्बन को पिकअप करेगी, CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे बोलते हैं, कार्बन के रूप में प्राप्त होगी कार्बन डाइऑक्साइड, जो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या बनाएगी? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, HbCO2, इसे बोलेंगे हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक। और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आएगी और फेफड़ों में आकर, और फेफड़ों के द्वारा बाहर निकल जाएगी, ठीक भाई। तो ये तुम्हारा आंतरिक श्वसन होता है। और कुछ फैक्ट हैं जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं, वो भी बता देता हूं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, ठीक। अब वो फैक्ट क्या है जरा समझते हैं। वो फैक्ट क्या है? कुछ फैक्ट हैं जो तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे रेलवे वगैरह, तो उन्हें बता देता हूं मैं क्या क्या होते हैं। तो वो फैक्ट जो तुम्हारे हैं वो ये हैं कि जैसे पहली बात तो ये कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन का जो मेनली कार्य होता है वो क्या होता है तुम्हारा? कोशिका के अंदर एनर्जी को बनाना, क्योंकि ऑक्सीकरण की क्रिया में ग्लूकोज टूटता है, ठीक है। ग्लूकोज के टूटने से ये क्रिया जो होती है वो मैं लिख देता हूं आपको। ऑक्सीकरण की क्रिया क्या होती है? C6H12O6 की क्रिया जब ऑक्सीजन से होती है तो हमें प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड जल प्लस 686 किलो कैलोरी ऊर्जा, ठीक है। तो अब भाई इसको संतुलित करते हैं, तो 6 का मल्टीप्लाई यहां कर देते हैं, 6 का यहां कर देते हैं, और 6 का। अब आप दे सकते हो, ये तुम्हारा हो गया कंप्लीट। देखो कार्बन 6 ये हैं, और तुम्हारे 6 कार्बन ये हैं, और यहां पे तुम्हारे कितने हो गए? 6 कार्बन हो गए। कार्बन यहाँ, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए? 6 दूनी 12, 12 6 18, तो 6 दूनी 12 और 6 18, ठीक। तो ऑक्सीजन भी तुम्हारे बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, 6 दूनी 12, और कार्बन भी बैलेंस हो गए। ये क्रिया हो गई, इसमें तुम्हें ऊर्जा प्राप्त होगी, ऊर्जा या ऊष्मा जिसे बोलेंगे, ठीक है भाई। इसी कारण आपकी बॉडी गर्म रहती है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है ना, मर जाता है तो क्या होता है? मरने के बाद में उस व्यक्ति की बॉडी ठंडी हो जाती है। तो क्यों हो जाती है? उसका कारण यही है कि हम उस टाइम पर ऑक्सीजन नहीं ले रहे होते और ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं हो रही होती। जब ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो क्या ग्लूकोज टूटेगा? क्या जल और ये ऊष्मा मुक्त होगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगी? नहीं होगी ना। तो जब ये ऊष्मा मुक्ति नहीं होगी, ये ऊर्जा मुक्ति नहीं होगी, तो क्या तुम्हारी बॉडी में हीट होगी? नहीं होगी ना। बस यही कारण है कि मरने के बाद मृतक का जो शरीर है वो ठंडा पड़ जाता है, ठीक। आगे अब ये ऑक्सीकरण की क्रिया मैंने तुम्हें बता दी। अब जो मैं फैक्ट बता रहा हूं वो क्या है कि देखो, जब समुद्र के अंदर गोताखोर जाता है ना, वो थोड़ा सा पॉइंट बता देता हूं, एक दो इस श्वसन के अंतर्गत जो आते हैं। जब समुद्र के अंदर गोताखोर जाता है तो वो ऑक्सीजन के साथ तुम्हारी
हीलियम भी लेता है, लेकिन ये हीलियम तब लेता है जब वो अधिक गहराई में जाता है। तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम लेता है, और जब कम गहराई पर जाता है तो उसके जो सिलेंडर में गैस भरी होती है वो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन होती है। ठीक है भाई, तो ये दो फैक्ट हैं तुम्हारे। जो अधिक गहराई पर जाते हैं तो हम ऑक्सीजन के साथ हीलियम लेते हैं, और कम गहराई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन। दूसरा एक और फैक्ट मैं तुम्हें बता दूं, जो टोटल तुम्हारे लंग की कैपेसिटी होती है हम बोलते हैं उसे टीएलसी, यानी टोटल लंग, LUNG, लंग्स कैपेसिटी। ये जो टोटल लंग कैपेसिटी जो होती है ना तुम्हारी, टोटल लंग कैपेसिटी, इसे हम बोलते हैं TLC। ये कितनी होती है TLC, यानी टोटल लंग कैपेसिटी? लगभग 6000 ml, या हम बोल सकते हैं 6 लीटर। यानी हमारे जो फेफड़ों की क्षमता होती है सांस लेने की वो 6000 ml अर्थात 6 लीटर होती है। ठीक, एक और जो हम पढ़ते हैं, जो हम 1 मिनट में हमने कितनी सांस ली और कितनी छोड़ी, उसे हम बोलते हैं टिडल वॉल्यूम। ठीक, इसे हम बोलते हैं टिडल वॉल्यूम। ये टिडल वॉल्यूम कितनी होती है, जिसे हम टीवी बोलते हैं शॉर्ट में, ये हमारी होती है लगभग 800 ml। ठीक, जब ये 800 ml होती है, इसका मतलब क्या है कि हम एक बार में कितनी सांस लेते हैं? 1 मिनट में, 1 मिनट में हम लगभग 16 बार सांस लेते हैं, लगभग 16 बार। अगर हम 1 मिनट में 16 बार सांस लेते हैं तो ये क्या होगा तुम्हारा, जब हम 1 मिनट में लगभग 16 बार सांस लेंगे तो हमारा लगभग हो जाएगा ये टिडल वॉल्यूम 800 × 16, यानी नहीं 800 नहीं होता, ये 500 होता है, थोड़ा करेक्शन कर लें, ये 500 होता है, 500 ml। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 16.80, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 8000 ml, और 8000 ml को हम लिख सकते हैं 8 लीटर। 8, ठीक, तो ये जो होता है 1 मिनट में हम इतनी सांस लेते हैं और इतनी छोड़ते हैं, वो 8000 ml। ठीक, तो मैंने ये तुम्हें टोटल लंग कैपेसिटी बता दी। ठीक, अगर हम एक बार में सांस लेंगे तो कितनी लेंगे, कितनी छोड़ सकते हैं, कितनी ले सकते हैं, मैंने आपके साथ सारा डिस्कस कर दिया। ये आपका आज का टॉपिक खत्म होता है, जिसे हम बोलते हैं आंतरिक श्वसन। अब इसके बाद में अगर तुम थोड़ा मेरे साथ रिवीजन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। वो कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम सांस कहां से लेते हैं? नासा छिद्र, फिर नासा कपाट, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलस, एल्वियोली, फेफड़ा। फिर हमारा वहां से स्टार्ट होता है आंतरिक श्वसन। तब हम क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिलती है और कहां पर पहुंचती है? तुम्हारे सेल में। और सेल के अंदर ये सारा प्रोसेस होने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन लेकर, यानी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को लेकर कहां पहुंचती है? फेफड़ों के पास, और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर हो जाती है। और फाइनली ये तुम्हारा आंतरिक श्वसन यानी कोशिकीय श्वसन खत्म हो गया। तो जय हिंद, जय भारत।